सेवा जोहार। आज के इस लाइव वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के लाइव वीडियो में मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा आज का टॉपिक ही है एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर। मैं बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवाओं को शेयर किया था। और रिसेंटली बहुत सारे अभी हमने देखा राखी सावंत को लेकर इतना कुछ बवाल मचा हुआ है। राखी सावंत ने ट्राइबलों को किस प्रकार से एक हीन दृष्टिकोण से फिर से सोशल मीडिया में शेयर किया है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ट्राइबल लोग करके उसने जो गंदा बिहेव किया है, जो व्यवहार करे हैं, उसके खिलाफ जगह जगह एफआईआर हुई। हमने भी बिना हुआ हल्ला किए एफआईआर किए, दर्ज करवाया। लेकिन इससे पहले भी एक मैटर था, आप सभी लोगों को जानकारी है। इससे पहले एक गौंड समुदाय को एक सोनी का हांडा मीत बदलेगी दुनिया की रीत, उसने भी इस प्रकार का कुछ बोली थी। उससे पहले भी हम देखें वो खतरा में वो जो कॉमेडियन थी वो लड़की ने भी बोली थी। तो हम ये देख रहे हैं कि आज की डेट में और स्कूल कॉलेजों में भी देखे, यहाँ तक कि मैं अभी अपना ड्रेस में ही हूँ। मैं रिसेंटली अभी मैं अपने लॉ कॉलेज में BLLB में अभी छात्र हूँ, आप सभी लोगों को पता है। और अभी मैं रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा हूँ और रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो वहां पर भी मैंने देखा इन सारी बातों से, चाहे टीवी सीरियलों के माध्यम से हो। हमने अभी RR मूवी देखी, उसमें भी आपने देखा आदिवासियों को उसमें भी किस प्रकार से प्रकट किया गया था कि आदिवासी बिल्कुल गरीब, जंगल में रहने वाले, जिनको कुछ नहीं समझता, इस प्रकार से वहां पर भी बताया गया। तो टीवी के माध्यम से म्यूजियमों में भी हमने देखा कि भोपाल के म्यूजियम में हम गए, वहां पर भी आदिवासियों की संस्कृति को बिल्कुल ध्वस्त तरीके से बताया गया। तो इन सारी बातों से क्या समझ में आता है? इनसे यह समझ में आता है कि चाहे सरकार हो, न्यूज हो या एक्ट्रेस हो, हम आदिवासियों को हीन दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको यही लगता है कि जो आदिवासी लोग असभ्य है, ये लोग गरीब है, ये लोग बिल्कुल ऐसे ही थे। और अगर आपको भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर आपको भी ऐसे ही लग रहा है, जिन लोगों को लगता है कि आदिवासी हमेशा से ही गरीब थे, हमेशा से ही अशिक्षित थे, ये बिल्कुल गलत है। आदिवासियों का अपना एक इतिहास रहा है, वो कभी ऐसे नहीं थे, ये तो लगातार दर्शाया जा रहा है। आदिवासी शब्द को लेकर जैसे कि ट्राइबल शब्द आया, उसको भी लेकर कई युवाओं ने बहस किया कि वो एक रोमन जो लोग हैं उनका शब्द था, लैटिन भाषा का वो शब्द है ट्राइबल। बहुत सारी बातें निकल के आई। लेकिन मेरा यही मानना है, सभी युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूं कि अब हमें थोड़ा सा कानूनी रूप से लड़ाई लड़ना है। हमें इन मामलों को कोर्ट में ले जाके इनको घसीटने का हमें काम करना है। ये लोग कभी बंद नहीं होने वाले, क्योंकि मानसिकता ही आदिवासियों के प्रति बाकी लोगों की बिल्कुल गलत है। और हमें पढ़ लिख कर इन चीजों में आगे देख के इस सिस्टम में उतर के हमें सुधार करना है। हम सबको पता है कमी, जनजाति कार्य विभाग में आज भी वही लिखा है कि जो गौंड जो लोग हैं उनके गोटुल जो बनते हैं वो फलाने जानवर के हड्डी से बनते हैं, तो वहां सांप लटका के रखते हैं, ऐसा ऊट पटांग जो बयान उन्होंने दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ये कब सुधरेगा? जब हम लोग पढ़ लिख के अपना इतिहास को सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे। अभी हमने देखा दिल्ली में धर्म कॉलम को लेकर फिर धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में हो रहा है। आखिर हम कब तक करते रहेंगे? अब उसमें भी सवाल उठता है। अभी रिसेंटली फेसबुक में हम देख रहे थे, एक से बहस चल रही थी कि आदिवासियों का जो है जनगणना कॉलम या फिर सांस्कृतिक कोड या धर्म कोड क्यों नहीं मिल रहा है। अक्सर कर हम लोगों को देखते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हुआ, मुस्लिम मैरिज एक्ट हुआ, ये सब आदिवासियों पे लागू नहीं होता। तो मेरा ये मानना है, आदिवासियों को अपना मैरिज एक्ट क्यों नहीं है, ट्राइबल मैरिज एक्ट क्यों नहीं है? मेरा ये कहने का मतलब वो क्यों नहीं है? क्या हमने अपनी संस्कृति को एक व्यवस्थापित रूप से लिखा नहीं है? और आज हमें ये ज्यादा से ज्यादा समय, जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से मुझे सुनते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब हमें लिखने की कोशिश करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर हम लिखेंगे नहीं तो जैसे हमारे 30 त्योहारों को धूमिल किया गया है, कैसे धूमिल किया गया है आपने अभी देख चुका है कि होली का जो पर्व था वो हमारा मौसम वाला पर्व था, लेकिन उसको लगातार दूषित करके एक नए मनगढ़ंत घटनाएं जोड़ के हर त्योहार को दूषित कर रहे हैं। वैसे ही हमारे इतिहास को भी दूषित कर रहे हैं, वैसे ही हमारे कस्टमरी लॉ, जिसे हम पारंपरिक जो नियम कहते हैं, आदिवासियों की जो संस्कृति है, उसको भी दूषित करने का काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको व्यवस्थित वैज्ञानिकतापूर्ण लिखने का काम नहीं कर रहे हैं। हमने अपने कल्चर को, कुछ लोगों ने लिखने की कोशिश किया था, लेकिन आज वर्तमान में ट्राइबलों के कल्चरों में भी जो मनुवाद घुसने लगा है, वो इसलिए घुस रहा है क्योंकि हम अपने कल्चर को वैज्ञानिकता पूर्ण लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसका सही और गलत का आकलन नहीं कर रहे हैं। समय रहते अगर हमने इन तमाम चीजों का अध्ययन करते हुए
और नहीं लिखा, हमारे जो बुद्धिजीवी है, जो इनके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अगर इसको नहीं लिखेंगे तो हमारे समक्ष, हमारे बच्चों के समक्ष वैसे ही इतिहास प्रस्तुत होगा जैसा हम अभी बेइज्जत रूप में सुन रहे हैं, चाहे इनके माध्यम से हो या एक्ट्रेस के माध्यम से हो। हमें इनको बताना पड़ेगा कि आदिवासी गरीब नहीं था, आदिवासी अशिक्षित नहीं था। एक टाइम ड्यूरेशन था जब आदिवासी बहुत बुद्धिजीवी और वो थे, आज भी हम हैं, लेकिन हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में हमारी उतनी भागीदारी ना होने की वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख नहीं रहे हैं। और जिन्होंने कॉलेज में भी एडमिशन लिया है तो आप देखना कॉलेज में रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। जो बच्चा कॉलेज में रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करेगा, अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानेगा, क्या लगता है उस समुदाय के लोग या उस समुदाय के जो बच्चे हैं, क्या लगता है बड़े बड़े एग्जाम फाइट कर पाएंगे? आप ग्रामीण स्तर में देखिए स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी, तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे युवाओं को मैंने बोला था भाई पढ़ाई कंटिन्यू करो, रेगुलर करिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए ही खतरा है। कम एजुकेटेड होने के बाद अगर हम किसी फील्ड में उतरते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इसी बात को बार बार रिपीट में करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी युवा साथी है एजुकेशन की ओर ध्यान दें। सामाजिक काम करने वाले लोगों को सामाजिक क्षेत्र में भी सामाजिक एजुकेशन की ओर ध्यान दें। पॉलिटिक्स के रूप में काम करने वाले लोगों को भी पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिकल साइंस उस और भी ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना जो तरीका है वो दूसरा तरीका या गलत तरीका यूज करने की वजह से कई बार हम नुकसान झेलते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन अब समय आ चुका है कि हमें अपने एजुकेशन में और ज्यादा बदलाव करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमने देखा कि सिवनी जिला में भाई राबिन्सा उइके जी कोयांदा विजन के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को उन्होंने सपोर्ट किया एजुकेशन के क्षेत्र में। उन्होंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी से लेकर बहुत सारी सुविधा उपलब्ध करवाए। वैसे बैतूल में अभी डॉक्टर राजा दुर्बे जी, जिनकी अभी मैरिज हुई है, शादी हुई है, उन्होंने भी अभी कोचिंग को लेकर, एजुकेशन को लेकर कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। वैसे हर जिला में हमें जिम्मेदारी ये लेना है कि एजुकेशन के रूप में हमारे युवाओं को मजबूत करें। उनको बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं है, उसके बारे में दे। जिन लोगों ने गलती से 8वीं 10वीं 12वीं या कॉलेज छोड़ दिया है तो उनको हम ऑप्शन बताएं कि हम रेगुलर भी एजुकेशन कर सकते हैं, रेगुलर नहीं तो प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं तो ओपन से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है करने के। अभी इग्नू के बारे में बहुत सारे जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत सारे लोग जिनका एज लिमिट हो चुका है वो इग्नू से अपना एजुकेशन अभी कर रहे हैं। बहुत सारे हैं जो अभी नौकरी करते हुए अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम शिक्षित होंगे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अभी तक के हम लोगों ने अपने जीवन में गलती करते हुए, इस उम्र में गलती करते हुए एक चीज और हमने सीखा है, वो ये है कि हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। कितने ही हम संस्कृति को मान लें, कितने ही एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, लेकिन अगर हमारे लोग शिक्षित, संगठित और संस्कृति का संरक्षण करने के बावजूद भी फिर से वो खंती खोदने का अगर काम करेंगे, फिर से वो मजदूरी करने का अगर हम काम करेंगे, व्यवसाय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो फिर क्या मतलब निकलेगा? आर्थिक रूप से संपन्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हम सभी लोग भिड़े हुए हैं, अपने अपने स्तर पर। मैं भी भिड़ा हूं, आप भी भिड़े रहें। और मैं यही चाहूंगा कि अगर हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए, जब आर्थिक रूप से सब आदिवासी मजबूत होगा, 100% में से मैं मानता हूं 60% आदिवासी भी अगर आर्थिक रूप से संपन्न हुआ, सांस्कृतिक रूप से, फिर उस सेकंड प्रोसेस सांस्कृतिक सामाजिक रूप से संपन्न हुआ, तो कहीं ना कहीं हम अपने समाज को, बाकी लोगों की जो हीन दृष्टि से जो हम लोगों को देखते हैं, इस देश के मूल मालिकों को, इस देश के आदिवासियों को इस दृष्टि से देखते हैं, उनका ये नजरिया बदलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो राखी सावंत ने जिस प्रकार से वर्गलाने वाला बयान दर्ज करवाई है, मेरा ये मानना है हमें इनको कठोर कार्रवाई के लिए, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना पड़े हमें जाना चाहिए। अगर हम अभी भी ऐसे लोगों को अगर सबक नहीं सिखाया तो एक के बाद एक, जैसे पहले आए थे आगे भी ये लोग आते रहेंगे और कभी भी आके आदिवासियों को फिर वही, कभी धार्मिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, तो कभी सांस्कृतिक रूप से, तो कभी आदिवासियों का एक गाली के रूप में इस्तेमाल करने का काम करेंगे। और पिक्चरों में भी यही हो रहा है। पिक्चरों में भी हमें वैसे ही दर्शाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्शन नहीं लेते। कहीं ना कहीं हम कोई भी मूवी अगर बनती है, अगर किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी अगले बार हमारे कोई भी सीन या हमारी कोई भी घटनाएं दर्शाने से पहले एक वैज्ञानिकतापूर्ण और सिस्टमेटिक ढंग से दर्शाएगा। अभी आपने देखा कि आरआर जो मूवी आई थी कोमराम भीमू जी की, तो आपने उसमें देखा कि उसमें रियल घटना एक भी ढंग से दर्शाया नहीं उन्होंने, कुछ भी ढंग से बताया, लेकिन फिर भी मूवी हिट हो गई।
अगर वो रियल घटना और दर्शाते मूवी और हिट होती। लेकिन आपको पता है उस मूवी से बहुत सारे लोगों को समस्या थी, इस वजह से जो जल जंगल जमीन वाला जो बीच में हमने ट्रेलर देखा था, जिसमें बहुत सारी चीज बहुत बढ़िया उन्होंने डायलॉग कहा था कि जंगल का दुलार गौंड का अहंकार वाला जो डायलॉग था, उस डायलॉग को भी उस मूवी से हटवा दिया गया। किसने हटवाया? क्योंकि बहुत सारे लोग रोने वाले हैं और हमारा नाम बताकर, हमारे महापुरुषों का नाम बताकर उन लोगों ने स्टोरी बनाकर उससे पैसा कमा लिया। फिर हमें क्या मिला? सिर्फ उस महापुरुष का नाम खुलकर आया, लेकिन उनके प्रति लोगों की छवि क्या है? अगर मैं आज लोगों से पूछूं कौन है कुमराम भीमू, तो वो यही बताएंगे कि वो देखिए वो अंग्रेजों से जी उनका वो हुआ था, आपके समाज की एक बच्ची को ले गए थे, एक बच्ची को ले गए, वो घटना तो सही है, लेकिन ये हुआ था। एक छोटी सी चीज है। उतना जैसे इन लोगों ने महाराणा प्रताप के बारे में दर्शाया था, जैसे इन लोगों ने राजपूताना का इतिहास दर्शाया था, वैसा कभी भी उतना गहनता से या फिर उतने बड़े रूप में हमारा आदिवासियों के इतिहास कभी भी पिक्चरों में नहीं दिखाते। तो मेरा यही मानना है कि हमारे प्रति लोगों का जो रवैया है या जो नजरिया है बहुत अलग प्रकार से बना है, और उस नजरिए को ठीक करने के लिए हमें सबसे मेन चीज एजुकेशन रूप में भी हमें मजबूत होना है और आर्थिक रूप से भी मजबूत होना है। और ये काम हम युवाओं के साथ मिलकर कर रहे हैं। जितने भी हो सके, जो शिविर अटेंड कर सके हम लोग, या फिर मीटिंग के माध्यम से प्लानिंग बना सके, हम सब कुछ करेंगे। इससे पहले भी मैंने आरटीआई का जो है शिविर हमने अटेंड किया था और कोशिश कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में भी हम लोगों को आगे बढ़ाएं। व्यवसाय के क्षेत्र में भी अभी उद्योग कार्यालय से बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी लिए, उनका किस प्रकार से फॉर्म भरना है, किस प्रकार से नहीं भरना है, ये सारी चीजें हमने देखा। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से लगे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि आप लोग भी अपने स्तर पे जितना हो सके, जो हो सके वो कदम बढ़ाएं, लेकिन कोशिश करें कि संवैधानिक कदम हो। गैर संवैधानिक रूप से अगर हम करते हैं तो उसमें हमारा ही नुकसान होगा। उसके बाद मैं फ्रंट में चला। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने भाई तुलसी जी इस वीडियो को काफी देर से बना रहे थे। अब बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिलेंद्र सिंह जी, महेंद्र कुमार गौंड और कृष्णा कुमरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इतनी सारी बिल्कुल बिल्कुल जानकारी बहुत अच्छे बना रही सेवा जो। हाँ, विक्रम औशलिया दादा भी देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में यही कहूँगा कि भाई मेरे ऊपर भी एफआईआर काफ़ी सारी हो चुकी है, लगभग 6 करीबन एफआईआर हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी जो एफआईआर हुई है इनसे सीखने को बहुत मिला है। और आप तमाम साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग खुल के राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हैं, जो खुल के समाज सेवा में उतरे हैं, जिन्होंने अपना एजुकेशन अभी रेगुलर ना करते हुए छोड़ चुके हैं, मैं उन युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि हम उलगुलान करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, और हमें अपनी लड़ाई रेगुलर लड़ना है और बिल्कुल डरना नहीं है। और दूसरी चीज़ें, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वकील बनाएं, ताकि कोई भी ऐसा मामले हो, कोई भी ऐसा आंदोलन हम करें, किसी भी प्रकार की कोई घटना घटे, तो हमें बिल्कुल तुरंत अपने युवा साथी मिल सकें, उपलब्ध हो सकें। और सेकंड चीज़ें मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें कि जो भी मामले आपके पास समाज के आते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम आप जो है उसका ये सोचें, ये वे निकालें कि कानूनी रूप से बिना आंदोलन के कैसे हम उसका समाधान कर सकें। अगर जहां जरूरी होता है आंदोलन का, तो वहां हम खुल के करेंगे। लेकिन कई बार हमारे आंदोलनों में भी इस प्रकार की गतिविधि हो जाती है, जिससे कि हमारे ऊपर बाकी अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी के नज़रों में गलत छवि बनती है। इन चीज़ों से भी बचें। और मैं यही कहूँगा सभी साथियों से कि जितना ज़्यादा हो सके हमें सामाजिक संगठनों से जुड़े रहना है। हर एक आदिवासी भाइयों को अपने सामाजिक संगठनों से जुड़े रहना है, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या जाए तो तुरंत समाज के लोगों तक पहुंचाए। जयभान सिंह जी बोल रहे हैं कि आप राइट कह रहे हैं, हमारे समाज में एजुकेशन बहुत पीछे है। आप इसे हाँ बिल्कुल जयभान सिंह जी, एजुकेशन के रूप में हम बहुत पीछे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो लोग एजुकेशन में रेगुलर लगे हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि उसमें कल्चरल पूरा गैप आ चुका है। दो चीज़ें हैं, एक एजुकेशन और संस्कृति। संस्कृति तो हमारी एक दैनिक जीवन हम कह सकते हैं, 30 त्यौहार से लेके शादी विवाह से लेके हर एक चीज़ हम अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जो लोग पढ़ रहे हैं वो अपनी संस्कृति से बहुत दूर जा चुके हैं, वो मानते ही नहीं। चाहे आपने देखा होगा, आप जहां पर भी हो, मैं एमपी से हूं, तो हम देखते हैं भोपाल, इंदौर और जबलपुर में जो लोग बहुत अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, टॉप लेवल का एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन कई बार वो अपनी संस्कृति से बिल्कुल दूर हट चुके हैं। उनको अपनी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी हमें कवर करना है। सब चीज़ का संतुलन बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है।
और बहुत दिन बाद इस लाइव वीडियो में आपके समक्ष आया हूं। और जहां तक कि सेविंग वगैरह करवा लिया हूं, इसलिए करवाया क्योंकि भाई क्लास अटेंड कर रहा हूं रेगुलर अभी तो। और मेरा ये मानना है कि अगर हम कॉलेज जा रहे हैं तो स्टूडेंट बन के जाएँ तो बेटर रहेगा। बालकिशन पेंद्रो जी और मनोरम गौड़ जी, नीलेश उइके, रावण किंग, बहुत दिलीप ककोड़िया जी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डीके मस्कोले जी, कोया वंशी, क्या है, हाँ, मनीषा उइके जी, रवि उइके और अजय कुमार मस्कोले, जीत उइके, धर्मेंद्र गोंडवाना, देवेंद्र सिंह और महेश वलावी, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और कोशिश करेंगे कि शैक्षणिक तौर पे एक नया इतिहास हम रचें और जो रावेंसा उइके जी और डॉक्टर राजा धुर्वे जी जो एजुकेशन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, हम भी उनकी तरह कुछ अपने अपने ज़िले में अपने स्तर पे थोड़ा बहुत काम करें। और बाकी समाज सेवा और राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद बालकिशन पेंद्रो जी, अजय पंद्राम जी, जयस, बहुत बहुत धन्यवाद जयस के साथियों को। और जयस को लेकर हम देख रहे हैं भैया कि बीजेपी कांग्रेस का बहुत गंदा रुख बन रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये भी देखें कि जयस जो है अपने सफलतम कदम की ओर बहुत आगे बढ़ चुका है और जयस से बाकी लोगों को डर लगने लगा है। इसलिए मैं जयस के जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, मिल रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि हम सब सामंजस्य बनाते हुए और सिस्टमेटिक ढंग से अपने काम को, जिस काम को हम 40 या 50% की रफ्तार से कर रहे हैं, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि इसको और तेज़ी से बढ़ाएंगे तो आने वाले 2023 के जो चुनाव है मध्य प्रदेश के अंदर, हमें ऐसा लग रहा है कि जैस उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन उसमें भी सभी साथियों को मिलकर सामंजस्य बना के बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग लगातार आ रहे हैं और वो अपनी नाकाम कोशिश करते रहेंगे। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं समाज के प्रति, ये सबसे मेन चीज़ डिपेंड करता है। और जो भी साथी छिंदवाड़ा ज़िले से हैं और छिंदवाड़े में कहीं पर भी कोई भी केस अगर किसी भी साथी का पेंडिंग चल रहा हो या उनको लग रहा है कि यार हमारे यहाँ मामला दर्ज है लेकिन वकील काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो लोकल छिंदवाड़ा ज़िले के साथी हमारे पास आ सकते हैं। हमारा ऑफिस है DRV सर्विसेज। आप छिंदवाड़ा आकर अगर आपको लगता है कि आपके वकील आपके केस को बहुत लंबा खींच रहा है या फिर उसमें ढिलाई दे रहा है, ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो आप आएँ। हम सामाजिक तौर पे ऐसे वकीलों से मिलकर कोशिश करेंगे कि वो आपका शोषण ना करें, क्योंकि वकालत में भी जितना न्याय कम और शोषण ज़्यादा हो रहा है सभी क्षेत्रों में, इसलिए एक जागरूकता ये भी ज़रूरी है। और आज एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, बहुत सारी मेरी RTI लगी थी जिनका मेरे पास जवाब आया है और लगातार आते ही जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग बिल्कुल खुल के आगे बढ़ चुके हैं। तो उसमें भी हमने देखा कि ST/SC एक्ट में कभी भी जो फाइनल स्टेज में जब मामला जाता है तो कभी भी हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो इससे एक गलत छवि ये बन रही है कि एट्रोसिटी एक्ट वाले मामले में FIR होते ही 25% राशि मिल जाती है और न्यायालय में और साक्ष्य वगैरह सबूत प्रस्तुत करते ही 50% ऐसी 75% राशि मिल जाती है। उसके बाद जब फाइनल होता है केस में तो लास्ट में या तो समझौता हो जाता है, ढिलाई करने की वजह से लोगों के दिमाग में छवि बन रहा है कि जो आदिवासी लोग हैं सिर्फ पैसों के लिए दूसरे लोगों पर एट्रोसिटी एक्ट दर्ज करवा रहे हैं। तो ये गंदी छवि इसलिए बन रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ST/SC वाले मामले में जो सरकारी वकील होते हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी वो फाइल को उठा के एक बूंद पढ़ते नहीं, इधर से उठा के इधर रखते हैं और आगे देख के समझौता करा लेते हैं। तो इसके लिए भी मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि जिन जिन के क्षेत्र में एट्रोसिटी एक्ट वाले मामले हैं तो उसमें कुछ मुख्य चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ें, अगर आपका एट्रोसिटी एक्ट मामले में आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में, परिवार में कोई भी व्यक्ति है तो पहली चीज़ें, आप अगर FIR दर्ज करने के लिए जाते हैं और थाना में अगर FIR दर्ज नहीं की जाती, FIR नहीं लिखते, उन कंडीशनों में आप एक बेहतरीन चीज ये करें कि कोरे पेज में, ब्लैंक पेज में आप थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी के नाम अपना आवेदन लेके कि प्रति चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी महोदय, विषय मेरा ये एट्रोसिटी ये मामला हुआ है जिसमें गैर आदिवासी ने इस प्रकार से हमें मारा है या कॉलर पकड़ा है या गाली दिया है, वो लिख के उस आवेदन को आप लिखित FIR को वहां दर्ज करवाएं और एक रिसीप्ट ले लें। और रिसीप्ट लेने के पश्चात मैं यही कहूंगा कि SP कार्यालय में भी एक आप आवेदन लगाएं, ताकि आपकी जो एट्रोसिटी एक्ट वाले मामले हैं, कई बार क्या होता है थाने में ही जो गैर आदिवासी है वो इतना मजबूत है और हर एक गैर आदिवासी वो ऐसा नहीं करता। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें हमारे लोग
ही कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन थाने में अगर कई बार आपकी एफआईआर नहीं लिखते हैं, वहां से आपको भगाते हैं, तो वहां पर आप लिखित रूप में आप अपना आवेदन दें एफआईआर दर्ज करने के लिए और उसकी रिसिप्ट लेके एसपी कार्यालय में आए। अगर वहां पर से भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, जन सुनवाई जाएं और नजदीकी, मैं तो बोलता हूँ 181 में भी आपका जो भी पुलिस अधिकारी एफआईआर नहीं लिखता वहां पर भी शिकायत करें। लिखने के बाद अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पैसे की समझौता होता है। थाने में कई बार एट्रोसिटी एक्ट मामले दर्ज ना करते हुए हमें यह धमकाया जाता है कि वो तुम्हारे गांव का पटेल है, तुम अगर लिखवाओगे तुमको छोड़ेंगे नहीं वो लोग, तुमको गांव बस्ती में रहना, ये कहकर हमारे लोगों को डराया धमकाया जाता है। पहले स्टेज थाना में हमें मजबूत करना है। दूसरी स्टेप है कि एट्रोसिटी एक्ट मामले में हम देख रहे हैं कि हमारे गवाहों को प्रभावित करने का मामला आता है, गवाहों को डराने धमकाने की बात आती है, जिस वजह से गवाही जो हमारे गवाह है जो गवाही देने के लिए आते हैं उनको डरा देते हैं। तो अक्सर कर घर परिवार, एक परिवार का व्यक्ति तो गवाही नहीं देता, सेकंड परिवार या कोई दूसरे व्यक्ति के माध्यम से गवाही दिलवाते हैं। तो हम कई बार ये देखते हैं कि गवाह को डराने का काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करें। तीसरी चीजें, आप न्यायालय में अगर आते हैं तो मैं तो यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने तरफ से कि कोशिश करें कि अपना सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई वकील को ही लगाए। कोई ऐसे वकील, अगर आप वकील नहीं लगाते हैं, सरकारी वकील के भरोसे रहते हैं, तो वो कभी भी अपने काम में ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास लगभग 400 करीबन मामले हैं। 400 मामले में समथिंग 95% मामले जो है एक भी फाइनल स्टेज में जाके उनको समझौता करा दिया गया है, खारिज करा दिया गया है, एक को भी सजा नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी वकील ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप अपना सेपरेट वकील लगाएं और सेपरेट वकील भी कोशिश करें कि हमारे ST SC समुदाय से हो, ईमानदार हो, अगर जनरल कास्ट से भी हो तो ऐसा व्यक्ति हो जो आपके इस मामले में आपकी मदद कर सकें, आपसे ज्यादा पैसा ना लूटें। इन चीजों में हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम एट्रोसिटी एक्ट वाले मामले में अगर सिर्फ पैसा लेके घर में बैठने का काम करेंगे तो लोग जो बोलते हैं कि आप लोग लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज करके एट्रोसिटी दर्ज करवाकर आप लोग सिर्फ रकम वसूलने का काम कर रहे हैं, ये मानसिकता लोगों की बन रही। तो हमारा ST SC एक्ट गंदा नहीं है, कुछ लोगों के माध्यम से इसको गंदा बनाया जा रहा है। जैसे डॉक्टर आनंद राय जी वाले मामले में भी हमने देखा कि किस प्रकार से जितना उपयोग तो हो रहा है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, और किनके कहने पे, किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पे। तो थोड़ा सा हमें इसमें भी गौर करना है और हमारे हक और अधिकार का भी संरक्षण करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग देख रहे हैं। और मैं लाइव सिर्फ इसलिए आए क्योंकि बहुत दिन हो गए, आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क नहीं हो पाया था, और मैं अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त हूँ इस वजह से। और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना देर सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।